तो भारत के श्रम कानूनों में ना एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। दशकों से चले आ रहे लगभग 29 पुराने कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 नए कोड्स बना दिए गए हैं। चलिए इस बड़े बदलाव के हर पहलू को जरा समझते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतने सारे 29 कानूनों को बदलने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इन नए कोड्स को लाने के पीछे असली वजह क्या है? चलिए इसी सवाल के जवाब से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, जो पुरानी व्यवस्था थी ना, वो कानूनों का एक ऐसा मकड़ जाल थी जो आजादी से भी पहले के दौर में बने थे। कई कानून तो एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते थे, जिससे कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और मुश्किलें पैदा होती थी। सोचिए, पुरानी व्यवस्था में केंद्र सरकार के कुल 29 श्रम कानून थे। जी हाँ, 29, और ये कामकाज के हर छोटे बड़े पहलू को कंट्रोल करते थे। और अब इन 29 कानूनों को सिर्फ और सिर्फ 4 कोड्स में समेट दिया गया है। मतलब ये वाकई में एक बहुत बड़ा सरलीकरण है ना? तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर एक एक करके बात करेंगे। हम समझेंगे कि ये बदलाव कर्मचारियों और बिजनेस के लिए क्या मायने रखते हैं और आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इन सुधारों का जो मुख्य लक्ष्य है वो है एक उलझे हुए अतीत से निकलकर एक सरल और साफ सुथरे भविष्य की तरफ बढ़ना। ये है वो 4 नए कोड्स जो अब भारत के श्रम कानूनों की नई बुनियाद हैं। हर कोड कामकाज के एक खास हिस्से को देखता है। पहला है वेतन, दूसरा है औद्योगिक संबंध, तीसरा सामाजिक सुरक्षा और चौथा है काम करने की जगह पर सुरक्षा। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन बदलावों का कर्मचारियों पर सीधा क्या असर पड़ेगा? उनकी सैलरी, उनके फायदे और उनके अधिकारों में आखिर क्या नया है? अच्छा, ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे। नए नियमों की वजह से ऐसा हो सकता है कि हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी में थोड़ी कमी आ जाए। लेकिन रुकिए, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। टेक होम सैलरी भले ही कम हो जाए, लेकिन लंबी अवधि में कुल बचत बढ़ने वाली है। अब सवाल है, ये मुमकिन कैसे है? चलिए समझते हैं। इसका सारा खेल है 50% के नियम में। अब किसी भी कर्मचारी की टोटल सैलरी का कम से कम आधा हिस्सा यानी 50% बेसिक सैलरी होना ही चाहिए। और क्योंकि प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी जैसी चीजें बेसिक सैलरी पर ही कटती हैं, तो अब आपका सोशल सिक्योरिटी में योगदान बढ़ जाएगा, जो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी बचत है। ग्रेच्युटी को लेकर भी एक बड़ा और बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है। पहले क्या था कि इसके लिए 5 साल लगातार काम करना जरूरी होता था, लेकिन अब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं वो सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। इन कोड्स ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए भी एक बिल्कुल साफ प्रक्रिया बना दी है। अगर किसी यूनियन में 51% से ज्यादा कर्मचारी सदस्य हैं, तो उसे ही मैनेजमेंट से बात करने वाली मुख्य यूनियन माना जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, तो जिन यूनियनों में 20% से ज्यादा सदस्य हैं, उन्हें मिलाकर एक काउंसिल बनाई जाएगी। इससे कलेक्टिव बार्गेनिंग को बहुत मजबूती मिलेगी। चलिए अब ये देखते हैं कि इन कोड से व्यवसायों के लिए यानी कंपनियों के लिए क्या बदला है। यहाँ पर लक्ष्य यही है कि नियमों का पालन आसान हो और ग्रोथ को बढ़ावा मिले। एक बहुत बड़ा बदलाव सजा के तरीके में है। पहले नियम न मानने पर जेल जाने का डर होता था, लेकिन अब ज्यादा जोर पैसों के जुर्माने पर है। इसका मकसद डराना नहीं, बल्कि नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये जो नंबर है 300, ये बहुत जरूरी है। पहले ऐसा था कि 100 से ज्यादा कर्मचारी होते ही कंपनियों को सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स यानी अपने सेवा नियम बनाने पड़ते थे। अब ये लिमिट बढ़ाकर 300 कर दी गई है। इससे छोटी और मझोली कंपनियों को बिना किसी डर के बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। इन सुधारों से लेबर इंस्पेक्टर्स की भूमिका भी पूरी तरह बदल रही है। वे अब सिर्फ गलतियां पकड़ने वाले अफसर नहीं होंगे, बल्कि नियमों का पालन करने में मदद करने वाले फैसिलिटेटर या सुविधा प्रदाता होंगे। अब बात करते हैं इन सुधारों के सबसे आधुनिक और शायद सबसे जरूरी पहलू की, गिग इकोनॉमी को पहली बार कानूनी तौर पर मान्यता और सुरक्षा देना। कानून में पहली बार गिग वर्कर को डिफाइन किया गया है, उसकी परिभाषा दी गई है। इससे उन लाखों लोगों को एक कानूनी पहचान मिलती है जो पारंपरिक नौकरी के दायरे से बाहर काम करते हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी या राइड हेलिंग एप्स के लिए काम करने वाले लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ परिभाषा ही नहीं दी गई, बल्कि उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है। एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा, जिसमें उबर और जोमैटो जैसी एग्रीगेटर कंपनियां अपने टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा जमा करेंगी। तो ये इतने बड़े और ऐतिहासिक सुधार अब किस स्टेज पर हैं और ये पूरी तरह से लागू कब होंगे? देखिए, वो पुराने 29 कानून तो अब खत्म हो चुके हैं। अभी एक तरह का कानूनी वैक्यूम है, क्योंकि इन कोड्स को लागू करने के जो डिटेल्ड नियम कायदे हैं वो बनाए जा रहे हैं। और भविष्य की बात करें तो 21 नवंबर 2025 की तारीख तय की गई है, जब ये चारों नए कोड पूरी तरह से लागू हो जाएंगे।
इन सभी बदलावों का जो असली मकसद है वो है भारत के लिए एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार करना जो सुरक्षित हो, ज्यादा प्रोडक्टिव हो और आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार हो। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कोड इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा। आज हम भारत के नए लेबर कोड्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा बदलाव जिसने इंडिया में काम करने के पूरे तौर तरीके को बदलने का एक तरह से वादा किया है। बिल्कुल। सोचिए, पहले लगभग 29 अलग अलग काफी उलझे हुए कानून थे जिन्हें अब हटाकर सिर्फ 4 सरल कोड्स में बदल दिया गया है। हाँ, 4 कोड्स। हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ कंप्लायंस रिपोर्ट्स, एक्शन प्लान्स और सरकारी दस्तावेज, वे बताते हैं कि इसका मकसद मतलब दो तरफा है। एक तो कंपनियों के लिए बिजनेस करना आसान हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिल्कुल, और दूसरा देश के हर कर्मचारी को, खासकर उन्हें जो असंगठित क्षेत्र में है, एक सामाजिक सुरक्षा का कवच मिले। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ मतलब पुराने कानूनों को एक किताब में बांधने जैसा नहीं है। ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है। हम अक्सर इंस्पेक्टर राज शब्द सुनते थे, है ना, जहां एक डर का माहौल होता था। हाँ बिल्कुल। अब कोशिश है कि उस सिस्टम को डिजिटल जवाबदेही में बदला जाए। मतलब अब फोकस सिर्फ गलतियां पकड़ने पर नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम पर है जो पारदर्शी हो, ऑनलाइन हो और जिसका इस्तेमाल करना आसान हो। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो हम सबकी जेब पर सीधा असर डालती है, सैलरी। हाँ, सुना है कि वेतन या वेजेस की परिभाषा ही पूरी तरह बदल गई है। ये 50% का नियम क्या है? ये शायद सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा असर डालने वाला बदलाव है। देखिए, पहले क्या होता था, कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी स्लिप को इस तरह से डिजाइन करती थीं कि बेसिक सैलरी का हिस्सा बहुत कम होता था। बहुत कम। और तरह तरह के अलाउंस यानी भत्ते बहुत ज्यादा होते थे। हाँ, जैसे स्पेशल अलाउंस, परफॉर्मेंस अलाउंस, पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल। इसका नतीजा ये होता था कि आपका भविष्य निधि, जिसे हम सब पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड। हाँ, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी, जो एक तरह का लॉन्ग सर्विस रिवॉर्ड है, वो सिर्फ आपकी कम बेसिक सैलरी पर कटता था। अच्छा। इससे कंपनी का खर्च तो बचता था, लेकिन कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड में पैसा कम जमा होता था। तो अब नया नियम इसे कैसे ठीक करता है? नया नियम कहता है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए मिलाकर उनकी कुल सैलरी का मतलब टोटल रेम्यूनरेशन का कम से कम 50% होना ही चाहिए। कम से कम 50%? हाँ, आपके सारे भत्ते मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता है तो जो अतिरिक्त राशि है उसे भी वेतन का हिस्सा मान लिया जाएगा और उस पर भी पीएफ और ग्रेचुइटी कटेगी। अच्छा, मतलब अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए महीना है तो उसके बेसिक सैलरी कम से कम 50,000 रुपए दिखानी ही पड़ेगी। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि पीएफ में कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान बढ़ जाएगा, तो हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम पे थोड़ी कम हो सकती है। हाँ, शुरू में ऐसा लग सकता है कि टेक होम पे घट गया है, लेकिन असल में आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा। वो आपके रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सुरक्षित तरीके से जमा हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म फायदे की बात है। सही है। और वेतन से जुड़ा एक और बहुत बड़ा बदलाव है जो कर्मचारियों को बहुत राहत देगा। वो क्या है? नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का समय। अच्छा। अब कंपनी को आपका सारा बकाया सिर्फ 2 वर्किंग डेज के अंदर चुकाना होगा। 2 दिन? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे याद है पहले तो महीनों लग जाते थे। हाँ, पहले 30 से 45 दिन तो आम बात थी। ये तो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, खासकर जब वे एक नौकरी से दूसरी नौकरी के बीच में हो और पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही इसका मकसद है, उस अनिश्चित इंतजार को खत्म करना। ठीक है, तो वेतन की परिभाषा और भुगतान के नियम बदल रहे हैं, लेकिन इन सभी नियमों का पालन हो रहा है ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? इतने बड़े देश में इसे लागू करना ही अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल। हाँ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस पूरे बदलाव के केंद्र में है टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम सुविधा पोर्टल? ये एक गेम चेंजर है। आप कल्पना कीजिए, पहले एक नई कंपनी शुरू करने के लिए अलग अलग श्रम कानूनों के तहत 6 से 7 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते थे। और हर दफ्तर के अपने चक्कर। बिल्कुल, हर कानून का अपना फॉर्म, अपनी प्रक्रिया। अब उन सबको खत्म कर दिया गया है। तो अब क्या है? अब आपको सिर्फ इस एक पोर्टल पर जाकर एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करवाना है। बस एक? हाँ। इसी तरह पहले कंपनियों को साल भर में 20 से ज्यादा अलग अलग रिटर्न भरने पड़ते थे। अब उसकी जगह सिर्फ एक यूनिफाइड एनुअल रिटर्न भरना होगा। वाह! और जो ठेकेदार अलग अलग राज्यों में काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी सिरदर्दी होती होगी। उनके लिए भी बहुत बड़ा सुधार है। पहले उन्हें हर राज्य, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। अब एक ही पैन इंडिया लाइसेंस मिलेगा जो 5 साल के लिए वैध होगा। मतलब एक लाइसेंस से आप पूरे देश में काम कर सकते हैं। जी, मकसद साफ है, कागजी कार्रवाई कम करो, व्यापार करने पर ध्यान दो।
इस सब से इंस्पेक्टर राज की छवि तो पूरी तरह बदल जाती है। अब वो सिर्फ गलतियां पकड़ने वाले नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, अब उनका पदनाम ही इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर? हाँ, मतलब उनका काम सिर्फ जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि कंपनियों को ये सलाह देना भी है कि वो कानूनों का पालन कैसे करें। और सबसे बड़ी बात, अब वो अपनी मर्जी से कहीं भी इंस्पेक्शन के लिए नहीं पहुंच सकते। अच्छा, तो फिर इंस्पेक्शन कैसे होगा? सब कुछ एक वेब आधारित एल्गोरिथम चालित सिस्टम से तय होता है। एल्गोरिथम से? हाँ, सिस्टम रैंडम तरीके से कंपनियों को निरीक्षण के लिए चुनता है। इससे किसी को जानबूझकर परेशान करने या निशाना बनाने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ये पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। यानी अब सब कुछ सिस्टम पर आधारित है, किसी व्यक्ति की मनमानी पर नहीं। सही। चलिए अब कर्मचारियों के अधिकारों की बात करते हैं। क्या इन नए कोड्स में उन्हें कुछ नए अधिकार भी मिले हैं? मैंने अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में कुछ सुना है। हाँ, ये एक छोटा सा लगने वाला लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब हर नियोक्ता के लिए अपने हर कर्मचारी को एक औपचारिक नियुक्ति पत्र, मतलब फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर देना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। लेकिन क्या ये पहले से नहीं होता था? अच्छी कंपनियां तो हमेशा देती थीं। अच्छी कंपनियां देती थीं, पर यह कानूनी अनिवार्यता नहीं थी। अच्छा। बहुत बड़े असंगठित और छोटे व्यवसायों में लोग सालों साल बिना किसी कागज के काम करते थे। अगर कोई विवाद हो जाए तो उनके पास यह साबित करने के लिए भी कुछ नहीं होता था कि वे वहां काम करते थे। सही बात है। अब ये अपॉइंटमेंट लेटर रोजगार का एक कानूनी सबूत है, जिसमें पद, सैलरी और काम की शर्तें साफ साफ लिखी होंगी। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर उन लोगों के लिए जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। बिल्कुल। स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, जो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति OSH कोड है, उसमें कई महत्वपूर्ण सुधार हैं। जैसे सवेतनिक वार्षिक छुट्टी यानी पेड एनुअल लीव के लिए पात्रता अब साल में 240 दिन काम करने के बजाय सिर्फ 180 दिन काम करने पर ही मिल जाएगी। अच्छा, तो अब छुट्टी लेना थोड़ा आसान हो गया है। हाँ, ये कर्मचारियों को आराम और रिकवरी के लिए बेहतर मौका देता है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा प्रावधान है। 45 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए अब कंपनी को साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच करवानी होगी। ये तो बहुत अच्छा है। ये एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर उपाय है, ताकि काम से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का जल्दी पता चल सके। और वर्कप्लेस सेफ्टी के बारे में? कुछ खास तरह के प्रतिष्ठानों जैसे 500 से ज्यादा श्रमिकों वाले कारखानों में अब सुरक्षा समितियां, मतलब सेफ्टी कमिटीज बनाना अनिवार्य है। अच्छा। और इन समितियों में मैनेजमेंट और कर्मचारियों के प्रतिनिधि बराबर संख्या में होंगे, ताकि काम करने वालों की आवाज भी सुनी जाए। बिल्कुल। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सुरक्षा के फैसलों में उनकी भी भागीदारी हो। ये सब तो उन कर्मचारियों के लिए है जो पारंपरिक रोजगार में हैं, लेकिन आज के दौर में तो काम करने का तरीका ही बदल गया है। बिल्कुल। एक मिनट, तो क्या अब तक जो लोग हमारे लिए खाना डिलीवर करते हैं या कैब चलाते हैं, वे कानूनी तौर पर कर्मचारी की परिभाषा में ठीक से फिट ही नहीं होते थे? ये तक बहुत बड़ी कानूनी खामी थी। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये इन कोड्स का एक ऐतिहासिक पहलू है। अच्छा। पहली बार भारत का कानून गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक रूप से मान्यता दे रहा है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स? हाँ, ये वो लोग हैं जो एप्स आधारित सेवाओं जैसे कि राइड शेयरिंग, फूड डिलीवरी वगैरह के लिए काम करते हैं। तो इस मान्यता से उन्हें क्या फायदा होगा? क्या उन्हें भी PF और इंश्योरेंस जैसी चीजें मिलेंगी? सीधे तौर पर नहीं, क्योंकि वे पारंपरिक कर्मचारी नहीं है, लेकिन उनके लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष, एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा। और इस फंड में पैसा कहां से आएगा? जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं जैसे कि फूड डिलीवरी एप्स, उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% इस फंड में जमा करना होगा। अच्छा, और इस फंड का इस्तेमाल कैसे होगा? इस फंड का इस्तेमाल इन गिग वर्कर्स को विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, पेंशन जैसी सुविधाएं देने के लिए किया जाएगा। तो इसका लाभ उठाने के लिए उन्हें क्या करना होगा? उन्हें आधार के जरिए ई-श्रम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। यह उन्हें एक पहचान और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। इसी तरह प्रवासी मजदूरों की भी हमेशा बहुत बात होती है। उनके लिए क्या खास प्रावधान है? प्रवासी श्रमिकों, मतलब इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी 2-3 बड़े बदलाव हैं। पहला, उनकी परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। कैसे? अब इसमें सिर्फ वो श्रमिक नहीं आते जिन्हें ठेकेदार दूसरे राज्य ले जाते हैं, बल्कि वो भी आते हैं जो खुद से काम की तलाश में दूसरे राज्य जाते हैं। अच्छा, तो इससे उन्हें क्या फायदा मिलेगा? इससे उन्हें नए अधिकार मिलते हैं। जैसे अब नियोक्ता को उन्हें साल में एक बार अपने घर आने जाने के लिए एक मुश्त यात्रा भत्ता देना होगा। तो अगर कोई ओडिशा का कारीगर दिल्ली में काम कर रहा है, तो अब उसका मालिक उसे साल में एक बार घर जाकर अपने परिवार से मिलने का टिकट देगा या टिकट के पैसे देगा। हाँ जी, ये मानवीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसके अलावा उनके सामाजिक लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की गई है। मतलब अगर उन्हें अपने राज्य में PDS के तहत राशन मिलता है तो वो उस अधिकार का इस्तेमाल किसी दूसरे राज्य में भी कर पाएंगे। और उनकी शिकायतों के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन भी स्थापित की जाएगी। चलिए अब एक विवादास्पद विषय पर आते हैं, औद्योगिक संबंध। बिल्कुल। यानी हड़ताल, तालाबंदी और छटनी। हाँ, यहाँ क्या बदलाव हुए हैं? हड़ताल और तालाबंदी के नियमों को और सख्त किया गया है। अब किसी भी प्रतिष्ठान में, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, हड़ताल करने से पहले 14 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा। 14 दिन का नोटिस? जी। इसका मकसद है कि हड़ताल पर जाने से पहले बातचीत और सुलह की गुंजाइश बनी रहे। और मैंने सुना है कि हड़ताल की परिभाषा भी बदल दी गई है। हाँ, ये दिलचस्प है। अब सामूहिक आकस्मिक अवकाश को भी हड़ताल माना जाएगा। मतलब मास कैजुअल लीव? हाँ,
अगर किसी दिन 50% से ज्यादा कर्मचारी एक साथ कैजुअल लीव ले लेते हैं तो उसे भी हड़ताल की श्रेणी में रखा जा सकता है। अच्छा, इसके साथ ही विवादों को सुलझाने के लिए एक आंतरिक व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली हर कंपनी को एक शिकायत निवारण समिति बनानी होगी। और छटनी के नियमों के बारे क्या? इस पर तो काफी बहस हुई थी। कहा जा रहा था कि इससे हायर एंड फायर आसान हो जाएगा। हाँ, ये एक संवेदनशील विषय है। नया नियम ये है कि जिन कंपनियों में 300 तक कर्मचारी हैं, वे अब छटनी या बंदी के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना ऐसा कर सकती हैं। पहले ये सीमा 100 कर्मचारियों की थी। लेकिन क्या इससे कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा कम नहीं होती? विपक्ष का तो यही मुख्य तर्क था। देखिए, सरकार का तर्क ये है कि 100 की सीमा की वजह से कंपनियां विस्तार करने से डरती थीं। वे 100 से ज्यादा कर्मचारी रखने से बचती थीं ताकि वे इस कड़े नियम के दायरे में न आए। इस सीमा को 300 करने से मध्यम आकार के उद्यमों को बढ़ने का हौसला मिलेगा, जिससे अंततः ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने के लिए इस संभावित जोखिम को संतुलित करने के लिए एक नया सुरक्षा उपाय जोड़ा गया है। वो क्या है? एक श्रमिक पुनः कौशल कोष, मतलब वर्कर रीस्किलिंग फंड बनाया गया है। रीस्किलिंग फंड? हाँ, अब जब भी कोई कंपनी किसी कर्मचारी की छटनी करेगी तो उसे उस कर्मचारी के अंतिम वेतन के 15 दिनों के बराबर की राशि इस फंड में जमा करनी होगी। ये राशि सीधे उस कर्मचारी को 45 दिनों के भीतर दे दी जाएगी। एक रीस्किलिंग फंड का विचार अच्छा है, लेकिन क्या 15 दिन की सैलरी वाकई किसी को नया कौशल सीखने में मदद कर सकती है? इसमें तो महीनों लग सकते हैं। ये एक बहुत जायज सवाल है। क्या ये सिर्फ एक सांत्वना पुरस्कार की तरह नहीं है? देखिए, ये राशि कर्मचारी को मिलने वाले सामान्य छटनी मुआवजे के अतिरिक्त है। इसका मकसद पूरी रीस्किलिंग का खर्च उठाना नहीं, बल्कि उस मुश्किल दौर में एक तत्काल वित्तीय सहायता देना है। अच्छा, ताकि कर्मचारी नए अवसरों की तलाश कर सकें या किसी छोटे स्किल अपग्रेडेशन कोर्स में दाखिला ले सकें। ये एक आदर्श समाधान नहीं हो सकता, लेकिन ये एक नई शुरुआत जरूर है। समझ गई। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये साफ है कि भारत का लेबर लैंडस्केप एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। 29 कानूनों के जंगल से निकलकर 4 कोर्ट्स के एक साफ सुथरे डिजिटल हाईवे की तरफ बढ़ने की कोशिश है। बिल्कुल, ये असल में लचीलेपन और सुरक्षा के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। एक तरफ ये कंपनियों को काम करने की ज्यादा आजादी देता है, कंप्लायंस का बोझ कम करता है, और दूसरी तरफ ये करोड़ों श्रमिकों, खासकर गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पहली बार सामाजिक सुरक्षा का एक दायरा बना रहा है, जो अब तक इस कानूनी ढांचे से लगभग बाहर थे। बिल्कुल। ये संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात है, ये कोड्स एक शानदार डिजिटल ढांचा तो बनाते हैं, लेकिन इनकी असली परीक्षा जमीन पर इनके लागू होने में होगी। सही बात है। भारत में आज भी एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। करोड़ों मजदूरों के पास शायद स्मार्टफोन या इंटरनेट की वैसी पहुंच न हो। तो ये सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी कि ये डिजिटल फर्स्ट सिस्टम गलती से उन लोगों के लिए ही पहुंच के एक नई दीवार न बन जाए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।